प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, मैं बार बार आपको सचेत करता रहता हूं, क्योंकि सर का भी कहना यही था कि सर जो है ना 12 की से सर बच्चे को बता दिया जाए। सर क्या बताना है बाबू मेरे? बताना ये है कि आप लोगों की जो फॉर्म है ना बाबू मेरे, जो एग्जाम की जो फॉर्म होती है पैरामेडिकल वाले और पॉलिटेक्निक वाले, वो अभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। एकदम इसके निसंकेत आप लोग रहेंगे बाबू मेरे कि अभी वो फॉर्म नहीं आएगी। वो फॉर्म तब आएगी कब सर? वो अप्रैल के लास्ट वीक में आएगी, अप्रैल के लास्ट वीक में आएगी। तो आपके पास समय बहुत है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ समय, पूरा 3 मंथ आपके पास समय है। 3 से मंथ से प्लस ही कहेंगे, नहीं उससे नीचे आपके इतना फॉर्म फिलअप होने वाले ना आपकी एग्जाम होगी, है ना। तो इतना समय आपके पास है। अब बस रणनीति को सही प्रकार से अपने एक क्रियाकलाप में अगर लगाएंगे बावमरे, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो बार बार मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और मैं सफल भी कई जगहों पर हुआ हूँ। लेकिन आप लोग बावमरे करते क्या कि मेरी बातों से वो ना मोटिवेट हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिनों के बाद फिर वही चीज़ों को करने लगते हैं ना, दैनिक क्रिया में जो आपने लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं करनी है सर। करनी तब क्या है? करनी है बाबू मेरे, जैसे सर आपको जो भी पढ़ाते जा रहे हैं बारीकी से, जो भी आपका सिलेबस है, पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, सर ने भी सिलेबस बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको सिलेबस दिख जाएगी। मैं बार बार ये भी आपको बोलते रहता हूँ कि अगर कहीं आप जाना चाह रहे हैं, अगर सफल होना चाहते हैं, तो आपको बाबू मेरे उस रास्ता, उस मंजिल तक जाने की जो रास्ता होती है वे होती है, वो पता होनी चाहिए, है ना। तो बाबू मेरे आप लोग अगर ये चाह रहे हैं कि मुझे सफल होनी है, मुझे एक गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है ना, तो आपको जो है आपका सिलेबस अच्छे से बारीकी से आपको पता होनी ही चाहिए, समझ गए। और दूसरी बात मैं बाबू मेरे ये भी आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, ये क्वेश्चन बैंक आपके पास होनी चाहिए, जो प्रीवियस से होती है बाबू मेरे, जो पिछले वर्ष में अभी तक पूछा गया प्रश्न है, उस प्रश्नों को आप देखते रहेंगे, अभी कभी अपने पास रखेंगे। और 3 महीना बाबू मेरे आपके पास समय है, 3 महीना प्लस। अभी से अगर चाहेंगे ना, निश्चित रूप से सफल होंगे बाबू मेरे। बस मैं और क्या ही चाहूँगा, है ना। सर की यही कहना, मेरी भी कहना कि सर हम लोग इतना मेहनत बच्चे के पीछे कर रहे हैं, तो बच्चा लोग सफल अगर ना हो तो दिक्कत हो जाती है, कठिनाई हो जाती है। पिछले वर्ष बाबू मेरे आपको जो ना बच्चे की इंटरव्यू दिख जाएगी, अपने जो ना चैनल पे विजिट करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं। और बहुत सारे आप जानते हैं रैंक, बहुत ही अच्छा रैंक लोग लेकर आए हैं यहाँ से बाबू मेरे, 20, 23, 40, ये सारा रैंक आपको यहाँ से देने के लिए इस इंस्टीट्यूट से मिला है ना। बस आप लोग क्या करेंगे कि जितना हम आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसको बारीकी से फॉलो करते चले जाएंगे, है ना। बाकी शेष आपको बताएंगे, और बाबू जो पढ़ते हैं हम लोग ना, उसको बारीकी से नोट करते चले जाएंगे, नोट करेंगे अच्छे से बाबू जो है ना, अपने हाथ से हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे ना, वो एग्जाम के अंतिम समय जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, हम लोग सर पढ़ने की जो हम लोग का रूल जो है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अन्य जगहों पे बाबू मेरे किसी जगह से आपको कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के पढ़ा दी गई, उसके बाद बाबू मेरे आप पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं होता है बाबू मेरे। मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आती है। तो हम लोग पढ़ते किस प्रकार से है सर? पहले कोई टॉपिक होती है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर आपके सिलेबस में, उस चैप्टर को अच्छे से बारीकी से हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ने के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपके एग्जाम में उस चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछी गई है विगत वर्षों में, सारे प्रश्नों को से बारीकी से हल करते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उस प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, है ना। तो पहले थियोरेटिकल पार्ट देख रहे हैं हम लोग, फिर बाबू में सेकंड क्लास रिविंग में होती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाबू में सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जो एक्सपेक्टेड प्रश्न होती है, जो आने वाले प्रश्न होते हैं, उस सारे प्रश्नों को बारीकी से हम लोग देखते हैं। वो सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं बाबू मेरे, तो आपके एग्जाम से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगी। जितना मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ बाबू मेरे, इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। बस थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लेंगे, और दोनों मेहनत करेंगे ना, तभी सफल हो पाएंगे आप बाबू मेरे, नहीं। और आपके साथ साथ मैं भी सफल होऊंगा, है ना। तो आइएगा सर से कुछ बात करें आप लोग। जी सर। नमस्कार दोस्त, मैं सोनू सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्मार्ट गुरुकुल में। और सर ने जो आपको बताया वो बिल्कुल 100% सत्य बताया। आप इस बार निश्चित रहिए कि सर बोले हैं कि जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसको आप बारीकी से नोट करिए, और साथ साथ लिंक पे जा करके आप ऐप्स को डाउनलोड करिए, और तभी आपको बहुत सारे नोट्स के रूप में पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। इसलिए बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही नहीं ऐप्स को डाउनलोड करिए और सारे पीडीएफ को प्राप्त करिए। समझ गए? टेस्ट भी बता देंगे। हाँ, और टेस्ट भी देखिए रेगुलर होता है, वो शाम के 7 बजे होता है। ठीक है, शाम के 7 बजे टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में भी आपको शामिल होना है, तभी आपका मार्क्स बेहतर होगा।
ठीक है ना, तभी आप अच्छा रैंक ला सकेंगे। नहीं तो सोचिएगा ऐसे में तो ये कल्पना व्यर्थ हो जाएगी हमारी। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। समझ गए? चलिए बाकी हम सर से आग्रह करते हैं कि बाकी आप लोगों को भी जरूर से जरूर क्लास के जरिए देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। सर भी क्लास लेते हैं, जरूर से जरूर जुड़िए और पढ़िए। तब तक के लिए मैं आपको अपने क्लास की ओर ले चलता हूं और सर से तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। ठीक है सर। चलिए देखिए, हम लोग इनसे पहले भी पढ़ा था और एक चीज कल मैंने ये कहा था नोट्स के तौर पर कि देखिए पुराणों की संख्या है ना, यह पुराण, तो पुराण में 3 क्वेश्चन आता है, ये चीज था अंत में हमने कहा था पिछले वीडियो में। सो मैं आज उसको लेकर करके आया हूं, लेकिन इससे पहले मैं शुरू से पढ़ूंगा तभी अंत बताऊंगा ना, इसलिए शुरू से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अशोक महान, सम्राट अशोक महान जो थे, है ना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, अर्थात चक्रवर्ती सबसे पहले नाम कैसे आता है या कैसे होता है या कैसे जुड़ा है, इसके विषय में जानेंगे। देखिए चक्रवर्ती वो होता है जो राजाओं का भी राजा हो, जो महान साम्राज्यवादी हो, जो अच्छे विचार के हो, वही चक्रवर्ती राजा कहलाते हैं। इसलिए हम लोग सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहेंगे। इसके लिपि, इसके भाव, इसके युद्ध, इसकी नीति कैसी थी, इसके विषय में हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए, और जो भी हमने नोट किया है क्वेश्चन को, वो बिल्कुल आपके आने वाले एग्जाम से होंगे संबंधित। समझ गए भाई मेरे, दोस्त मेरे, आप लोग हमारे हम साथी हैं, हम सफर है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे, है ना। आपको बारीकी से नोट कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको अपनी मंजिल दिलवाएंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है ना भाई मेरे कि अगर आपको मंजिल पानी हो तो पैरों से उड़ना ना सीखिए, पंख लगाना सीखिए, है ना। पंख से उड़ान भरिएगा, आप बिल्कुल उड़ सकिएगा। अगर पैरों से आप उड़ना चाहेंगे तो आप जमीन पर ही रुलक जाएंगे। इसलिए अगर उड़ान भरनी है तो हमें पंखों से भरना चाहिए, याद रखिए भाई मेरे। इसलिए हमें संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके, रात दिन एक कर करके मुझे सफल होना है कि नहीं होना है। तभी हमें खुशी मिलेगी कि आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपको एक सीट मिल गया, आपको एक पद मिल गया। और इसके बाद हम क्या कहेंगे विशेष, आप लोग अच्छे से समझदार भी हैं, अच्छे हैं, सुंदर है कि नहीं है। चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बिंदुसार के विषय में बहुत कुछ जाना था, तो आगे देखिए जानेंगे कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो ये सम्राट अशोक हुआ। कौन हुआ? सम्राट अशोक हुआ। ये 269 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था, मगध की राजगद्दी पर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किसके गद्दी पे बैठा था। मगध प्रांत था, मगध राज्य था, मगध क्षेत्र था। उस मगध क्षेत्र पर राजगद्दी पर ये बैठे थे। कौन? अशोक, सम्राट अशोक। याद रखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, है ना, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अभिलेख किसे कहते हैं? जो पत्थर हो, स्तंभ हो, दीवार हो, गुफाओं के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं उसको हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पर उन्हीं अभिलेखों से पता चला था अशोक के विषय में, है ना। वो किसके विषय में? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, है ना। और किसके संबंधित थे? सम्राट अशोक से संबंधित थे। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला हम लोग आते हैं पुराण। पुराण में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक वर्धन। पुराण में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए
और ये VBI क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कब किया गया है, यह कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए 261 ईसा पूर्व में किसके द्वारा लड़ा गया था, सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था। ये कलिंग अर्थात उड़ीसा प्रांत में पड़ता है। वहां ऐसे लहूलुहान हुए थे, ऐसे युद्ध की घटना, मार्मिक घटना हुई थी, जिनके बाद अशोक का दिल दहल गया, मोम के तरह पिघल गया और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग करके जीवन में यह संकल्प लिया कि मैं इसके बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, है ना। इसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर करके धर्म नीति को अपनाया, अर्थात धर्म नीति को अपनाया। किसने, सम्राट अशोक ने। अर्थात वो कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रसार किया, है ना। किसने, सम्राट अशोक ने। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म वाला भी हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे जानकारी प्राप्त की थी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, वो बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। कौन था, उपगुप्त। उपगुप्त ने सम्राट अशोक को क्या दिया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी ना, कि इस धर्म में आप आ जाइए, मिल जाइए और इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। नहीं, ऐसा कुछ होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अशोक के माता जी का क्या नाम था, तो शुभांद्र क्या था, शुभद्रांगी। क्या था, शुभद्रांगी। अशोक जी के माता जी का क्या नाम था, शुभद्रांगी। क्या था, शुभद्रांगी। याद रखिएगा, अशोक के माता जी का क्या नाम था, शुभद्रांगी। याद रखिएगा भाई मेरे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा उसकी पुत्री थी, उसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। कहां भेजा था, श्रीलंका। बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका ही नहीं, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस, बहुत सारे देशों में हुआ था, समझ गए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका अत्यधिक तेजियों के साथ विकास हो और उतने तेजियों के साथ उसका पतन भी हो जाता है। याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में देखिए, यहां महेंद्र एवं संघमित्रा पढ़ लिया हमने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था, यह अशोक ने ही किया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था, तो अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने किया था। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, अशोक की लिपि कैसी थी, वो ब्राह्मणी लिपि थी। इसके सिक्के पर भी ब्राह्मणी लिपि का ही लेख मिलता है। खरोष्टी लिपि थी, ब्राह्मणी के बाद खरोष्टी, इसके बाद ग्रीक, इसके बाद अरमाइक। कौन सा, अरमाइक। याद रखिएगा, कैसी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, ग्रीक लिपि थी और अंत में अरमाइक लिपि थी। याद रखिएगा। चलिए अब अगला, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहां से मुझे मिला है, तो भारत का एक जो हिस्सा था बंटवारे के रूप में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अगल बगल देशों में अफगानिस्तान आता है ना, तो ये अफगानिस्तान से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहां से मिलता है, तो अफगानिस्तान से। कहां से मिलता है, अफगानिस्तान से। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर देखने को मिले तो बेधड़ाक मार देना है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। अशोक का शिलालेखों का खोज सर्वप्रथम, है ना, किसने किया और किसने किया था, कब किया था, तो देखिए 1750 ईस्वी में लिखा है ना। 1750 ईस्वी में पॉदर्टी पैंथलर ने, इसको हम लोग टी पैंथलर कहते हैं, क्या नाम था, टी पैंथलर शॉर्ट में, तो पॉदर्टी पैंथलर ने, किसने, पॉदर्टी पैंथलर जी ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को खोजा था। ठीक है ना, खोज तो लिया था 1750 में, लेकिन पढ़ना तो भी जरूरी है ना, लिखना भी तो जरूरी है ना। तो देखिए उनके बाद किया गया था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था, तो किस विद्वान ने प्राप्त किया था, वो विद्वान था जेम्स प्रिंसेप जी। और कब किया था, 1837 ईस्वी में। कब किया था, 1837
1537 ईस्वी में। याद रखिएगा भाई मेरे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। याद रखिएगा, अगर छूट गया क्वेश्चन तो बाकी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला है ना। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है, और इससे भी काफी से काफी बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जब आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा, हमारे ऐप्स को डाउनलोड करिए, उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे। पीडीएफ में आपको बहुत सारे ढेर सारे जानकारी मिल जाएगी। देखिए, हम कल भी आपको बताया था या पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी तो हमारी क्लास हो रही है, हो सकता है आने वाले समय में अगर क्लास ना हो तो बिल्कुल आप जो है ना हमारे पीडीएफ को ले लीजिए, और पीडीएफ में आपको सारे चीजों की जानकारी मिल जाएगी, है ना। ये आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप ऐप्स को डाउनलोड करिएगा, इसके साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? यानी पशु बलि को निंदा बताया गया, घोर अपमान बताया गया था। ये प्रथम शिलालेख में अशोक के। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ है, ये शिलालेख क्या है? आपको पहले भी कहे हैं, जो लेखों अर्थात पत्थरों पर, दीवारों पर, स्तंभों पर लिखा गया लेख जो होता है उसको हम लोग शिलालेख जानते हैं। और कुल मिलाकर के अगर अशोक के शिलालेख जानते हैं ना, वो कितना था मैं आपको बता देता हूं। 14 शिलालेख था। कितना शिलालेख था? 14 शिलालेख था। तो ये भी कहिएगा सर 14 का 14 क्यों नहीं बता रहे हैं? इसलिए नहीं बता रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही चीज आपको बताया जा रहा है। समझ गए? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है? धर्म की व्याख्या की गई है, अर्थात अशोक ने अपने धर्म को बदल दिया था, क्योंकि जब युद्ध हुआ था ना, एक इतना कह सकते हैं नरसंहारी युद्ध, जिससे अशोक का आत्मा दहल उठा, इसीलिए उन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी। तो वो बड़ा विनाशक युद्ध हुआ था, इसीलिए उसने धर्म को चुन लिया, और वो धर्म था बौद्ध धर्म, है ना। ये 11वां शिलालेख में है। किस शिलालेख में? 11वां शिलालेख में। याद रखिएगा, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां। नीचे लिख लेते हैं, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख जो है ये 7वां शिलालेख है। कौन सा है भाई मेरे? 7वां शिलालेख। याद रखिएगा, सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वां शिलालेख में। किस अभिलेख में? 13वां शिलालेख में। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ये 13वां शिलालेख में। जबरदस्त क्वेश्चन आपके हैं आने वाले एग्जाम में। चलिए आगे देखिए क्या है भाई मेरे। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया? बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये कौशांबी अभिलेख को अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? तो कौशांबी अभिलेख को। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कुछ नोट्स के तौर पर मौर्य प्रांत के क्षेत्र जो है उसको और उसके राजधानी को हम लोग जानेंगे। देखिए उत्तरापथ की राजधानी कहां है? तक्षशिला। उत्तरापथ, मौर्य प्रांत की उत्तरापथ की राजधानी कहां है? तक्षशिला है। ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि अवंती राष्ट्र अर्थात अवंती प्रदेश है ना की राजधानी कहां है? उज्जैन है। हमने पढ़ा भी था, फिर से आपको देखिए, ये हम लोग प्राचीन समयों में जो था, हमारा प्राचीन काल था जो, उस समय हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था, कुछ कुछ जानकारी प्राप्त किया था, जिसमें महाजन पद आता था, है ना, जिसमें महाजन पदों का उत्कर्ष कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि अवंती प्रांत की राजधानी कहां है? उज्जैन है, अर्थात उज्जैनी है। ठीक है, याद रखिएगा। कलिंग की राजधानी कहां? ये है तोसली। कहां है? तोसली। याद रखिएगा। फिर आगे है
दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ है? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ है? स्वर्णगिरी। याद रखिएगा, दक्षिणी पथ की राजधानी कहाँ है? स्वर्णगिरी। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग पुराण में, है ना। याद रखिएगा, इस पुराण से निश्चित है एक प्रश्न इससे और यहां से याद रखिएगा, श्री अशोक का शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और सर्वप्रथम शिलालेखों की खोज किसने किया था? इस दोनों से एक प्रश्न निश्चित तौर पे याद रखिएगा, और इस दोनों से कोई एक प्रश्न याद रखिएगा। दो प्रश्न आपके निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे और कहिएगा सर ये सब क्या फिजूल है क्या? नहीं, एक आध क्वेश्चन जो हो सकता है इनसे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग यहां पढ़ते हैं, जरा सा और भी है ना। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से? आंध्र सातवाहन वंश से। और फिर वायु पुराण किस वंश से है? गुप्त वंश से, है ना। वायु गुप्त है, दिखता नहीं है, इसलिए उसको गुप्त वंश। मत्स्य पुराण आंध्र, अर्थात मछली जो है क्या होती है ना, अंधी नहीं होती है, मरने के बाद वो अंधी हो जाती है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मन में कुछ एक्स्ट्रा सोचिएगा, ठीक है ना। तो ये आंध्र सातवाहन वंश से और विष्णु पुराण मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आएंगे इसी तरह से अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए हम आपसे, है ना, आज के लिए विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले आपको कहते हैं कि हमारे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारी ही वीडियो मिलेगी, है ना। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उससे हमारे PDF को लीजिए और पढ़िए। आपके आने वाले हर एक एग्जाम में निश्चित सफलता मिले। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।